की इस वीडियो में मैं आपको 3CD फॉर्म के सारे क्लॉजेज याद करवाने वाला हूँ विथ सब क्लॉजेज। एक तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ताकि इस मेमोरी टेक्निक को, जो ये पहला मेमोरी टेक्निक है, ये आपको ये याद दिलाएगा कि आप 7 अलग अलग पार्ट जो है उसमें कितने कितने क्लॉजेज आते हैं, यानी 1 to 14, उसके बाद है जो आपका 15 to 18, उसके बाद है 19, उसके बाद आपका 20 से 30, उसके बाद 31 से जो भी है वो आपको याद दिलाएगा, पकड़ के बांध करके एक जगह रखा हुआ है। तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा। फिल्म बना बिल्डिंग पर 19 लोग आए, 20-30 का ट्रांसफ़र हुआ जब डायरेक्टर एसएस ने टीडीएस कटवाएं, इन्वेंट्री का हुआ ऑडिट जब टर्नओवर दिखलाएं। वीडियो पीछे कीजिए और इसको दोबारा से सुनिए और दोबारा से रिपीट कीजिए। पहले मैंने बोला फिल्म, ये इंडिकेट करता है 1 to 14। उसके बाद बिल्डिंग इंडिकेट करता है कैपिटल गुड्स को, जो कि शुरू होता है 15 से। फिर 19 एक अलग क्लॉज है। उसके बाद 20 से 30 वो एक अलग पार्ट हो गया। उसके बाद SS वो 31 क्लॉज के अंदर में आता है, SS 269 SS। फिर आता है इन्वेंट्री वाला क्लॉज 35 से स्टार्ट होता है, और देन टर्नओवर जो 40 से स्टार्ट होता है। यानी मेरा जो इस सातों जो अलग अलग मेमोरी टेक्निक है उसको एक जगह बांध करके जिसने रखा है, वो आपको ये भी बताने का काम करता है कि आपका क्लॉज कहाँ से शुरू होगा। ठीक है, टर्नओवर वाले से शुरू होगा, इन्वेंट्री वाले से शुरू होगा, 20 क्लॉजेस से शुरू होगा, 19 वाला क्लॉज है, और फिल्म में तो 1 से 14 तो वो अलग है ही। इसको रिपीट कीजिए, 2-3 बार रिपीट कीजिए। फिल्म में क्या होता है, गाना वाना होता है, फिर लड़की अपने पापा से लड़के को मिलवाती है, फिर धोखाधड़ी होता है, उसके बाद तन्हाई होती है, यही सब तो होता है। तो 14 पॉइंट इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, 1 से लेकर के 14 पॉइंट जो है हमारा। सबसे पहले लड़का गाना गाता है, वो गाना तो सुना होगा आपने, नाम क्या है प्यार कमारा। वो गायक नहीं हो, बस ऐसे ही गा रहा हूँ, नाम क्या है तो बताता है। फिर बोलता है घर का पता दो, दिल है तुम्हारा, क्या करते हो। ये कैसे पता चलता है? पेन से पता चलता है ना, कोई क्या कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, तो पेन से पता चल जाएगा। तो इसका नतीजा क्या होगा? जीएसटी लेना पड़ेगा ना यार। नाम क्या है प्यार का हमारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा, क्या करते हो, पेन देख लो। इसका नतीजा जीएसटी ले लो ना यार। उसका लड़की लेकर के जाती है उस हीरो को, कहाँ पे? अपने पापा के पास। तो उसका पापा क्या पूछता है, अरे भैया बता तेरा स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस है तेरा, मतलब अकेले काम करता है या फिर अपना पार्टनरशिप में काम कर रहा है या बहुत बड़ी कंपनी है तेरी। पहली बात तो ये पूछता है। उसके बाद क्या पूछता है, पहले क्या करते थे। अगली बात क्या पूछता है, आगे की क्या प्लान है, आगे क्या करोगे। और कहता है कि भैया 1-2 करोड़ रुपया तो कम से कम इनकम है ना, कम से कम टैक्स ऑडिट तो कराते हो, कौन से सेक्शन में टैक्स ऑडिट कराते हो, ये बात पूछता है। तो टोटल आपके 8 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। नाम क्या है, नेम, घर का पता दो, एड्रेस, क्या करते हो, पैन। इसका नतीजा जीएसटी भर लो ना यार। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का जो है सो नंबर। उसके बाद बाप क्या पूछता है, स्टेटस। 6 नंबर में आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, यानी पहले क्या करते थे। उसके बाद आगे क्या करने वाले हैं, असेसमेंट ईयर। और 8वां क्लॉज में क्या हो गया, जो टैक्स ऑडिट कौन से सेक्शन में हो रहा है। अब प्यार से तकरार की तरफ चलते हैं। बाप मान जाता है और इस दोनों को मिलकर के बोलता है कि अब तुम लोग बिजनेस शुरू करो। ठीक है, तो ये दोनों लड़का और लड़की मिल करके 9वें दिन, यानी 8 दिन लगता है इन सभी चीज़ों में बाप को बनाने में, 9वें दिन ये लोग पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं। सुबह को लड़की पीएसआर तय करके जाती है और दोपहर को लड़का चेंज कर देता है। सुबह मतलब सब क्लॉज ए, और दोपहर मतलब सब क्लॉज बी, शाम मतलब सब क्लॉज सी। 10वें दिन ये लोग बिजनेस का नेचर डिसाइड करते हैं कि क्या बिजनेस होगा। 10वें दिन के सुबह में डिसाइड होता है, फिर दोपहर में जैसे ही लड़की उधर जाती है, दोपहर में लड़का नेचर भी चेंज कर देता है। 11वें दिन सुबह में 4444 बुक प्रेस्क्राइब करके जाती है लड़की, 4444 बुक प्रेस्क्राइब करके जाती है। दोपहर में लड़का लिस्ट बनाता है कि कौन सा बुक कहाँ कहाँ रहेगा, और जब शाम में उसका ससुर आता है एग्जामिनेशन करने के लिए, तो उसका लिस्ट गायब रहता है, पता ही नहीं है कि उसका लिस्ट कहाँ रखा, क्या रखा। मतलब लड़के के इरादे नेक नहीं है। 12वें दिन क्या होता है, अचानक से उसके दुकान पे छापा पड़ जाता है। जब छापा पड़ता है तो ये पता चलता है कि अरे पीएल में तो प्रिजम्पटिव इनकम छुपा करके रखा है लड़के ने। बस उसको 13 साल का जेल हो जाता है। अब 13 साल के जेल में 6 बातें तो उसमें चेंजेस आएंगी ही आएंगी। जेल में कुछ बात सीखता है वो, अकाउंटिंग का मेथड क्या रखना चाहिए, अगर कुछ चेंज हो तो वो बताना चाहिए, कोई अगर इफेक्ट आए उसका ऊपर वो बताना चाहिए, ICTS के बारे में जानता है वो। उसके बाद एडजस्टमेंट करना सीखता है ICTS का, और उसका डिस्क्लोजर करना सीखता है। तो जेल में 6 बातें कौन कौन सी सीखता है, वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए और वापस से इसको सुनिए। अब वो सोचता है कि भगवान राम ने भी 14 साल का वनवास किया था, तो 14वें साल में कुछ और सीख लिया जाए जंगल में जाके। अब जंगल में जाके क्या सीखेगा, तो लकड़ी वकड़ी काट करके इन्वेंट्री जो है सो उसका मेथड, इन्वेंट्री का मेथड कैसे ठीक करना है वो सीखता है। और अगर सुबह में और शाम में जब वो घर पे आता है तो ये देखता है कि इस मेथड से कोई डेविएशन आया है कि नहीं आया, कोई चेंजेस आया है कि नहीं आया उसमें। यानी लकड़ी काट के लाता है, लकड़ी काट के जाता है सुबह में लकड़ी काटने इन्वेंट्री, उसका मेथड काटने का मेथड सीखता है, और जब घर पे आता है तो देखता है कि उसका क्या है, चेंजेस, कोई डेविएशन आया है कि नहीं आया उसके अंदर में। फिल्म से आई है बिल्डिंग पर कैपिटल गुड्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने से पीएल में क्रेडिट करना पड़ता है, नहीं तो 50 लग जाएगा और डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। 19 में तो 32, 33, 35 एक्सपेंस है, 19 में तो 32, 33, 35 एक्सपेंस है। वीडियो पीछे कीजिए और इसको रिपीट कीजिए। कैपिटल टू स्टॉक कन्वर्जन हो गया 15, 16 में हो गया पीएल में क्रेडिट नहीं किया हुआ है अमाउंट को, 17 में हो गया सेक्शन 50C 43C है, 18 में हो गया डेप्रिसिएशन के बारे में जो भी कुछ, और 19 में तो 32, 33, 35 एक्सपेंस तो आ ही गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20 से 30 में।
20 से 30, ये जो इसका जो मेमोरी टेक्निक है ये थोड़ा सा टफ है, इसको 2-4 बार ज़्यादा रिपीट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के दिमाग में बैठेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। मेमोरी टेक्निक ऐसा है कि बीपी बेचने वाला जो भी होता है, बेलेंडर स्प्राइट या फिर पाइपर, वो बेचने वाला कैसे बोलता है, रेट कैसे लगाता है, 23 का 40, 23 का 40, 23 का 40, 24 का 32 33, 24 का 32 33, 24 का 32 33, 25 का 41, 25 का 41, 25 का 41, और ले लो 26 का 43 भी, 26 का 43 भी, 26 का 43 भी। वैट अलग से लगेगा लेकिन, क्योंकि वैट आज भी है दारू पे, चाहे 28 साल के हो तुम या 29 साल के, पीने के बाद 56 इंच का सीना सबका हो जाएगा। तो और बीपी लेके जाओ, और बीपी लेके जाओ। भले ही तुम्हारा सीना 56 इंच का हो गया हो, लेकिन इसको तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि किस स्टेट के लिए है, तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, 30 में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चलिए अब डायरेक्टर साहब पे आते हैं। 269 के सीडी पर टीडीएस कटेगा कि नहीं। 269, 31 वाला हो गया 269, उसके बाद सी से हो गया कैरी फॉरवर्ड, डी से हो गया डिडक्शन, और टीडीएस से तो टीडीएस हो ही गया 34, यानी ये है 31 से 34, शुरू हुआ 269, 31, कैरी फॉरवर्ड 32, डिडक्शन 33 और टीडीएस 34। अब आते हैं इन्वेंट्री का ऑडिट क्यों कराना पड़ा। इन्वेंट्री का क्वांटिटी बुक में 115, फैक्ट्री में ओ, बुक में 115, फैक्ट्री में ओ मतलब 0 था, इसलिए कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ा, एक्साइज ऑडिट कराना पड़ा और सर्विस टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ गया। टर्नओवर पर अगर डिमांड या रिफंड रेज हुआ है तो फॉर्म 61 भरना पड़ेगा, नहीं तो 286 पेज का रिपोर्ट जारी हो सकता है, जिसमें जीएसटी के एक्सपेंस का ब्रेकअप दिया होगा। वीडियो पीछे कीजिए और दोबारा से इसको सुनिए, पीछे कीजिए, सुनिए, 1-2 बार सुनिए इसको। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके मेमोरी टेक्निक से। मेमोरी टेक्निक है क्रेडिट कार्ड वाला, यानी क्रेडिट कार्ड के आ जाने से लोगों का जीवन मतलब गोइंग कंसर्न, क्रेडिट कार्ड के आ जाने से लोगों का जीवन आसानी से चलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए हमको फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट को इंडिकेट करना पड़ता है। यानी हम देते हैं ना भैया, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न देते हैं तो फाइनेंशियल्स ही तो है, ये बैलेंस शीट देते हैं तो फाइनेंशियल्स ही तो है। इस क्वेश्चन के आंसर में टोटल 11 पॉइंट्स है, 11 पॉइंट है। अब वो 11 पॉइंट क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट है नेट करेंट लाइबिलिटी पोजीशन, दूसरा पॉइंट है एक्सेसिव रिलायंस ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग टू फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म एसेट्स, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, उसके बाद है इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ लोन एग्रीमेंट, फिर है चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी, फिर है एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, उसके बाद है इनएबिलिटी टू पे ट्रेड पेबल्स ऑन ड्यू डेट्स, उसके बाद है एरियर और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, उसके बाद है सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, फिर है विड्रॉल्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय ट्रेड पेबल्स, और उसके बाद है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये टोटल पॉइंट्स है। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी कहानी है उस क्रेडिट कार्ड के इर्द गिर्द छोटी मोटी कहानी अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उससे आपका एक एक पॉइंट 11 पॉइंट कवर हो जाएगा और 11 का 11 आप छाप के चले आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट शुरू करता हूं मैं। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के वक्त नेट करंट लायबिलिटी का पोजीशन देखा जाता है, यानी जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है वो पहले क्या देखती है, आपका नेट करंट लायबिलिटी का पोजीशन देखती है कि क्या आपके पास पहले से कोई लोन वगैरह चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन। तो क्रेडिट कार्ड का बैंक वाला क्या देखता है, नेट करेंट लाइबिलिटी का पोजीशन देखता है। उसके बाद बैंक अपने पार्ट पे रेशियो निकालता है। अगर वो हमारा रेशियो निकालेगा फाइनेंशियल देख करके, अगर रेशियो हमारा एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो है, अगर हमारा रेशियो एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो है तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा। तो पहले तो पहले तो हम क्या दिखाएंगे, नेट करेंट लाइबिलिटी का पोजीशन दिखाएंगे। इसके बाद बैंक हमारा एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो निकालेगा। अगर एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो आ गया तो वो नहीं इशू करता है। ठीक, उसके बाद मेरे पास जब क्रेडिट कार्ड नहीं था उससे पहले जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते थे तो क्या करते थे, ऑनलाइन ऑर्डर जब भी हम करते थे तो चेंज क्रेडिट परचेज को कैश ऑन डिलीवरी कर लेते थे। पहले हम क्या करते थे, चेंज क्रेडिट परचेज को कैश ऑन डिलीवरी कर लेते थे। ये 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में ये, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेसिव रिलायंस हो जाता है हमको। अब हम लोग एक्सेसिव रिलायंस करते हैं ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। यानी हम लोग ये क्रेडिट कार्ड जो है हमारा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही है ना, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से हम लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज कर लेते हैं। यानी हमारा एक्सेसिव रिलायंस हो गया ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक, लेकिन अचानक क्या होता है, बहुत दुखद घटना हो जाती है, अचानक सब्सटेंशियल लॉस हो जाता है, अचानक सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉस हो जाता है हमारे बिजनेस में। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद अचानक से सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉस हो जाता है। तो जब सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉस हो जाएगा तो हमारा कैश कहाँ जाएगा, हमारा कैश हो जाएगा हमारे बिजनेस में निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होने लग जाएगा। जब हमारे बिजनेस में सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉस हो गया तो कैश का कैश फ्लो भी निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होने लग गया। ठीक, इस वजह से जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट होता है
उस ड्यू डेट पे हम उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी इनएबिलिटी टू पे ट्रेड पेबल्स ऑन ड्यू डेट, इनएबिलिटी टू पे ट्रेड पेबल्स ऑन ड्यू डेट। अब जब ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करोगे तो इसका क्या मतलब है? आपने लोन एग्रीमेंट कंप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स इनएबिलिटी टू कंप्लाई विथ लोन एग्रीमेंट। अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो लोन एग्रीमेंट को कंप्लाई नहीं किया ना, तो इसका मतलब है इनएबिलिटी टू कंप्लाई विथ लोन एग्रीमेंट। अब इसके आगे चलो, अगर आप लोन एग्रीमेंट कंप्लाई नहीं करोगे तो क्या आपको वो क्रेडिट कार्ड वाला बैंक जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो सिंपल सी बात है कि वो अपना विड्रॉल कर लेगा, विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय ट्रेड पेबल्स, विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय ट्रेड पेबल्स। इतना कुछ करने के बाद अगर आप न्यू प्रोडक्ट परचेज करना चाहोगे उसी क्रेडिट कार्ड से तो क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस नहीं होगा, तो अब इसमें भी इनएबिलिटी हो गया, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट्स। और एक्चुअली में क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड का अच्छा से इस्तेमाल करते हो, अच्छे से यूज़ करते हो, तो आपको ना कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर इतना सारा अगर आपने गलत सलत चीज़ किया है, यानी एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट कंप्लाई नहीं किया है या फिर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है, तो क्या आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो एरियर्स और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड, रिवार्ड्स पॉइंट मतलब डिविडेंड, तो एरियर्स और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, यानी आपको डिविडेंड नहीं मिलेंगे, एरियर हो जाएगा, और डिसकंटिन्यूएंस हो जाएगा ऑफ डिविडेंड में। तो एरियर्स और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, यहाँ आपका पूरा 11 पॉइंट होता है समाप्त। ठीक है, समझना था। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर में क्लॉज 10 है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो कौन सी सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फी के परसेंटेज पे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है ना कि प्रोफेशनल एथिक्स में ये मना किया हुआ है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट परसेंटेज के बेसिस पे कोई काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसमें क्या है, ए से लेकर के एच तक एक सब क्लॉज दिया हुआ है, ए से लेकर के एच तक सब क्लॉज दिया हुआ है, जिसमें ये बताया हुआ है कि ABCDEFGH तक आप अगर इन सारे कामों को कर रहे हैं तो आप परसेंटेज के बेस्ड पे आप फी अपना कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई भी काम करते हैं तो उसका फी आप ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कलेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो एक केस स्टडी पूछ लेते हैं और उसमें ये या फिर OMR में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो दे देंगे एक केस स्टडी, उसमें पूछेंगे कि ये क्या परसेंटेज पे एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो आपको वो ए से लेकर के एस तक सारे क्लॉज आपको याद होने चाहिए, तो मैं आपको वो याद करवा देता हूँ। क्लॉज 10 में ए से लेकर के एस तक कि कौन सा ऐसा सर्विस है जो आप ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज जिसका फी आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए एक कहानी में बता देता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, वो याद हो जाएगा आपको। तो कहानी ऐसे है कि लिक्विडेटर वो तो जानते हैं लिक्विडेटर कौन होता है। ठीक है ना। तो लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए। लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो मैनेजमेंट ने उसके सामने फंड रेज किया कि आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट नहीं करो, आप मेरे से पैसे ले लो। समझ रहे बात को, कि लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो मैनेजमेंट ने उसके सामने फंड रेज किया। लेकिन वो लिक्विडेटर क्या था, ईमानदार आदमी था। वो लिक्विडेटर क्या था, ईमानदार आदमी था। इसलिए उसने डेप्ट रिकवरी किया और पैदल ही अदर काउंसिल के पास पहुंच गया। पैदल मैंने क्यों बोला, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, पैदल में खर्च कम लगते हैं ना, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। तो कहानी क्या है कि लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो मैनेजमेंट ने उसके सामने फंड रेज किया, लेकिन वो ईमानदार आदमी था, इसलिए उसने डेप्ट रिकवरी किया और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके पैदल ही अदर काउंसिल के पास चला गया। अब ए में कौन सा हो गया, सब क्लॉज ए में हो गया लिक्विडेटर वाली सर्विस अगर आप देते हैं तो आप परसेंटेज बेस्ड आप फी आप कलेक्ट कर सकते हैं। बी में कौन हो गया, लिक्विडेटर कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करते हैं तो आप परसेंटेज पे कैलकुलेट कर सकते, अपना फी ले सकते हैं। थर्ड नंबर में मैंने क्या बोला था कि लिक्विडेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में अगर वैल्यूअर का काम करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। चौथे नंबर में मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट ने तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस का काम करते हैं तो भी कर सकते हैं। फंड रेज की सर्विस देते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ए हो गया लिक्विडेटर, बी हो गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी हो गया डायरेक्ट टैक्स, डी हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ई हो गया आपका फंड रेज की सर्विस, एफ उसके बाद हो गया डेप्ट रिकवरी, जी हो गया आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, और एच हो गया अदर रिलेटेड सर्विस विच इज स्पेसिफाइड बाय काउंसिल। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं। तो क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू वेरीफाई द एडवांसेज अगेंस्ट गुड्स, यानी गुड्स के अगेंस्ट में कोई अगर एडवांस देते हैं बैंक तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो इसका मेमोरी टेक्निक है कि इंग्लिश में एडवांस होते हैं ना, वो डिश को डिश बोलते हैं। जो इंग्लिश में एडवांस होते हैं ना वो दिस को डिश बोलते हैं। तो THIS दिस, DISS डिश। टी से हो गया थर्ड पार्टी, ठीक है। H से हो गया हाइपोथिकेशन, I से हो गया इंश्योरेंस, S से हो गया आपका स्टॉक ऑडिट, उसके बाद D से हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल डीड कह सकते हैं उसको हम। I से हो गया फिर से आपका इंस्पेक्शन, S से हो गया स्टॉक स्टेटमेंट, और अगला जो S है उससे हो गया तुम आपका सैंक्शन, लोन का सैंक्शन। अब इसको आता हूँ अगले क्वेश्चन में, ये है कि
तो प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट एस्पेक्ट्स विल कंसीडर व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन क्रेडिट अप्रेजल, ये आपको प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका आंसर में क्या लिखना है, क्रेडिट अप्रेजल जैसे ही आ गया, क्रेडिट अप्रेजल जैसे ही आ गया कि आपको कौन से एस्पेक्ट्स देखने हैं क्रेडिट अप्रेजल को चेक करने के लिए। तो इसमें ये मेमोरी टेक्निक लगाएंगे कि क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे एडवांस आसानी से तो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए हमको कुछ करना पड़ता है, उसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे हमको एडवांस तो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है सबसे पहले तो, फॉर्म भरना पड़ता है सबसे पहले तो रिन्यू हमेशा कराते रहना पड़ता है। और दूसरा नंबर में डेलीगेटेड अथॉरिटी से सैंक्शन करवाना पड़ता है, डेलीगेटेड अथॉरिटी से सैंक्शन करवाना पड़ता है। और टाइम टू टाइम हमको डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, तो उसके लिए फॉर्म भरो, स्पेशल फॉर्म भरो और डेलीगेटेड अथॉरिटी से सैंक्शन करवाओ और टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंटेशन देते रहो और आप क्या करो और रिन्यू करवाते रहो। तो ये अगला खत्म हो गया, 4 पॉइंट है इसमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ द कंकरेंट ऑडिट ऑफ बैंक, 3 बार पूछ चुका है एग्जाम में, स्कोप ऑफ द कंकरेंट ऑडिट ऑफ द बैंक, स्कोप ऑफ द कंकरेंट ऑडिट ऑफ द बैंक, ठीक है ना। इसका स्कोप कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। ए4 एबनॉर्मल रिसिप्ट पेमेंट, ए4 एबनॉर्मल रिसिप्ट पेमेंट, ए4 एबनॉर्मल रिसिप्ट पेमेंट, बी4 ब्रांच रिकंसिलिएशन, बी4 ब्रांच रिकंसिलिएशन, बी4 ब्रांच रिकंसिलिएशन, सी4 कंप्लेंट्स, सी4 कंप्लेंट, सी4 कंप्लेंट, डी4 डेविएशन या डॉक्यूमेंटेशन, D4 डेविएशन डॉक्यूमेंटेशन, D4 डेविएशन डॉक्यूमेंटेशन, E4 एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज, E4 फॉरेन एक्सचेंज, E4 एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज, F4 फ्रॉड, F4 फ्रॉड, G4 क्या हुआ, गवर्नमेंट, G4 गवर्नमेंट, H से क्या होता है हमारा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, H से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, I से क्या होगा, रिपोर्ट, इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, A B C D E F G H I। आप क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना प्रैक्टिस में, उसका आंसर एक बार पढ़ लेना और ये मेमोरी टेक्निक लेकर के और तब उस आंसर को पढ़ना, सारा आंसर आपको याद हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बारी आ चुका है एग्जाम में। और इसमें ये पूछता है कि आप एक पॉलिसी बनाइए, मेक अ पॉलिसी टू वेरीफाई द एडवांसेस एंड लोन्स, लोन और एडवांसेस को वेरीफाई करने के लिए पॉलिसी बनाइए। अब उसमें कुछ भी जोड़ देगा, एज एन करेंट ऑडिटर बनाइए, या मैनेजमेंट बनवा रहा है आपसे, या मैनेजमेंट बना रही है, या फिर एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको क्या ऐसे देखना है, वेरीफाई करना। ठीक, द थिंग इज कि आपको वेरीफाई करना है एडवांस एंड लोन, तो उसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसका एक मेमोरी टेक्निक मैं दे रहा हूँ। सबसे जो मेमोरी टेक्निक का हेडिंग होगा वो होगा कि हल्दीराम की पॉलिसी है कि वो राज कचौड़ी बेचने से पहले एडवांस में पैसा लेता है। इस क्वेश्चन में टोटल आपका 20 पॉइंट्स है, 22 पॉइंट्स है। 11 पॉइंट आपको याद करवा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, 11 पॉइंट मैं आपको याद करवा रहा हूँ, काम चल जाएगा। 11 पॉइंट लिख दोगे, एग्जामिनर रो देगा, कॉपी देख के रो देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अभी पॉइंट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मेमोरी टेक्निक पूरा एक कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी को आपको याद करना है और जा करके आपका आंसर शीट पढ़ना है, ये जो प्रैक्टिस मैनुअल में आंसर दिया हुआ वो पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले ये बताओ, हल्दीराम में कौन जाता है, हल्दीराम में बड़े लोग जाते हैं, जिसका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हल्दीराम में कौन जाते हैं, तो बड़े लोग जाते हैं जिसका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होता है। वो गाड़ी लेके जाते हैं, तो गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए हल्दीराम एक अलग से व्यवस्था करके रखता है, उसके बाद हम अंदर जाते हैं हल्दीराम में जाने का दोनों पार्टी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, यानी हम पैसा देते हैं, पर्ची लेते हैं, तो दोनों पार्टी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अब घर से हल्दीराम जाओगे, इतना महंगा खाना खाओगे, तो क्या पेट में मार्जिन लेकर क्यों नहीं चलोगे। तो एक पेट में हम ना मार्जिन लेकर के चलते हैं कि हल्दीराम में जाएंगे तो दबा के खाएंगे, ठीक है ना, तो मार्जिन लेकर के हम चलते हैं। अब हल्दीराम का मेन चीज़ क्या है, हल्दीराम इतना क्यों चलता है, हल्दीराम इसलिए चलता है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ पे हल्दीराम का मालिक है, जहाँ पे हल्दीराम का मेन ऑफिस है, मेन किचन है, वहाँ पे तो उसका मालिक बैठता है, तो गुड्स क्या है, मालिक के पोजीशन में है, गुड्स जो है मालिक के पोजीशन में है, तो वो टेस्ट चेक करके देख लेता है, मेन पॉइंट क्या है, गुड्स पोजीशन में है तो टेस्ट चेक होगा। तो मालिक, हल्दीराम का जो मालिक है वो उस जगह पे जहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ जो बन रहा है उसका तो वो गुड्स पोजीशन में है, तो इसलिए वो टेस्ट चेक करके देख लेता है। लेकिन जो दूसरी जगह पे, जैसे दिल्ली में है तो आपका कहाँ, चांदनी चौक में है, बिहार में बहुत जगह है, राजस्थान में बहुत जगह है, तो हर जगह तो उसका मालिक नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या करता है, उस केस में वो करता है कि सरप्राइज चेक कर लेता है। और एक बात याद रखिए कि मार्केट में हल्दीराम कहीं से भी, हल्दीराम का कोई भी चीज़ आप खरीदिए, कहीं भी खरीदिए, मार्केट वैल्यू उसका सेम होता है, इसलिए उसका मालिक मार्केट वैल्यू भी चेक करता रहता है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हल्दीराम को अपना एक्सपेंशन करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बाहर भी ले जाना है, फॉरेन में भी खोलना है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, फॉरेन में कुछ अगर हम खोलते हैं या माल भेजते हैं तो उसके लिए एलसी चाहिए होता है हमको बैंक से। तो हल्दीराम वाले को बैंक से क्या चाहिए, एलसी चाहिए। जब वो एलसी ले लेगा तो उसके बाद बैंक का जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो बीजी भी तो देगा, एलसी बीजी, यानी बीजी मतलब बैंक गारंटी, ठीक है ना। तो बीजी और एलसी ले लेगा वो। और
अब जब बाहर में वो सामान बेचेगा तो उसको क्या करना है कि बाहर में लोग राज कचौड़ी को क्या कहते हैं, समोसे को क्या कहते हैं, उस हिसाब से उसको हर अपने आइटम को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो वो आरबीआई गाइडलाइन इसके लिए निकाली हुई है कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने एडवांसेस को क्लासिफाई करेगा, ठीक है ना। इतना पॉइंट लिख दो, काफ़ी है। यानी क्रेडिट वर्दीनेस आ गया आपका, सिक्योरिटी आ गया, मार्जिन है, चेक है, सरप्राइज चेक है, टेस्ट चेक है, एलसी हो गया, बीजी हो गया, ठीक है ना। और एडवांसेस को आरबीआई के हिसाब से क्लासिफाई करना है। 11 पॉइंट लिख दोगे, काफ़ी है। गाना सुना होगा आपने, एक गाना सुना होगा आमी जे तोमार, ठीक है। तो बस आपको यही गाना याद रखना है, लेकिन उसके बोल कुछ अलग हैं। उसके बोल क्या है? तो बीजी के ओमार, बीजी के ओमार, आमी जे तोमार, बीजी के ओमार, तो बीजी के ओमार, तो बीजी के ओमार, तो बीजी के ओमार। टी से हो गया टू, तो का ओ, टी से हो गया टू, ओ से हो गया ओपिनियन, ठीक है। बीजी, बी से हो गया बेसिस ऑफ ओपिनियन। जी गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, तो बीजी के से हो गया की मैटर पैराग्राफ। के का ई से हो गया इम्फेसिस और मैटर, तो बीजी के ओमार। ओ से हो गया अदर मैटर पैराग्राफ। एम से हो गया मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ए से हो गया ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आर से क्या हो गया? रिपोर्ट ऑन अदर जो रेगुलेशंस होते हैं उनके ऊपर जो हम देते हैं, तो उसमें हम सिग्नेचर नीचे ले लेंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम कारो का पॉइंट याद करने। अब चलिए अब कारो का शुरू करते हैं, कारो का स्टार्ट करते हैं मेमोरी टेक्निक। सबसे पहले तो कारो में क्या होता है, 16 क्लॉजेज है, 16 क्लॉजेज है। इसमें क्लॉज 1 में क्या है, क्लॉज 2 में क्या है, ऐसे करके मैं याद नहीं कराने वाला। मैं एक सीक्वेंस याद कराऊंगा आपको, 3 मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड करूंगा। उसमें एक सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे, उस सीक्वेंस से आपको वो सीक्वेंस कभी नहीं भूलना। मेमोरी टेक्निक को ऊपर नीचे नहीं करना है। पहले उसको जोड़ने के लिए एक जो मास्टर मेमोरी टेक्निक होता है वो मैं दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 3 अलग अलग उसमें से अलग अलग मेमोरी टेक्निक निकलेंगी, उस वो आपको सीक्वेंस याद करवा देगी, ठीक है। तो पहला जो मेमोरी टेक्निक, कार बनाने के लिए 16 तरीके का फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होता है, और उसके लिए हम पहले कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर जब कार बन जाएगी तो उसको हम रेम्यूनरेशन के बदले दे देंगे। फिर जब कार बन जाएगी तो उसको हम रेम्यूनरेशन के बदले दे देंगे। कार बनाने के लिए 16 तरीके के फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, उस फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट रिकॉर्ड हम बनाएंगे, और फिर जब वो कार बन जाएगी तो हम रेम्यूनरेशन के बदले उसको दे देंगे। हम रेम्यूनरेशन के बदले उसको दे देंगे। ये हो गया आपका एक मास्टर मेमोरी टेक्निक। इसमें से 4 बातें आपके सामने आई। पहली 16, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स, तीसरा कॉस्ट रिकॉर्ड, चौथा रेम्यूनरेशन। 16 तो क्लॉज हो गया, फिक्स्ड एसेट से आपको एक मेमोरी टेक्निक मिलेगी, कॉस्ट रिकॉर्ड से आपको एक अलग मेमोरी टेक्निक मिलेगी, और उसके बाद जो रेम्यूनरेशन है उससे आपको एक अलग मेमोरी टेक्निक मिलेगी। तो ये पहला कौन सा मेमोरी टेक्निक मिलेगा आपको? फिक्स्ड एसेट से, फिर उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड से, और फिर उसके बाद मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन से। ये 3 मेमोरी टेक्निक आपको अलग अलग मिलेगी। इसका सीक्वेंस याद रखना है। अब ये सीक्वेंस आपको एक याद हो जाएगा पहले ऊपर, क्योंकि कार बनाने के लिए 16 तरीके का फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, और उसका कॉस्ट रिकॉर्ड हम रखेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड रखेंगे, बाद में जब कार बन जाएगी तो उसको हम रेम्यूनरेशन के बदले दे देंगे, ठीक है। इससे आपको सीक्वेंस याद हो गया। अब फिक्स्ड एसेट्स से पहला मेमोरी टेक्निक क्या है? तो पहला मेमोरी टेक्निक है कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए इन्वेंट्री को बेचना पड़ता है, लेकिन इन्वेंट्री बेच के जो पैसे आएंगे उससे हम रिलेटेड पार्टी को लोन नहीं देंगे, नहीं तो 185-86 का कंप्लायंस लग जाता है, और पब्लिक का एक्सेप्टेंस भी होना जरूरी है। पब्लिक अगर रिलेटेड पार्टी को लोन देते तो उसमें जल्दी पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं आता। तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए हम इन्वेंट्री को बेचेंगे, इन्वेंट्री बेच के जो पैसे आएगा उससे हम रिलेटेड पार्टी को लोन नहीं देंगे, नहीं तो 185-86 का कंप्लायंस देखना पड़ेगा, और पब्लिक का एक्सेप्टेंस भी होना जरूरी है, ठीक। तो पहला जो मेमोरी टेक्निक फिक्स्ड एसेट्स से हो गया, उसका फर्स्ट सबसे ऊपर में पॉइंट क्या था? फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। तो फिक्स्ड एसेट्स से हो गया फर्स्ट क्लॉज में फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा इन्वेंट्री बेचना पड़ेगा, तो सेकंड में क्या हो गया? इन्वेंट्री। थर्ड में हो गया आपका रिलेटेड पार्टी, लोन टू रिलेटेड पार्टी। फोर्थ में हो गया कंप्लायंस ऑफ 185 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसका लास्ट क्लॉज हो गया, उसका लास्ट क्लॉज क्या हो गया? नहीं तो एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स अगर आपने किया है तो 5 क्लॉज खत्म हो गए। दूसरा मेमोरी टेक्निक आई है। तो पहला मेमोरी टेक्निक क्या था? हमें फिक्स एसेट से रिलेटेड था। दूसरा मेमोरी टेक्निक किससे रिलेटेड होगा? कॉस्ट रिकॉर्ड से। तो कॉस्ट रिकॉर्ड अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें स्टैट्यूटरी ड्यूज ज़्यादा देना पड़ सकता है, ठीक। और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो स्टैट्यूटरी ड्यूज हमें ज़्यादा देना पड़ सकता है, और स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट होने के चांसेस भी हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज डिफॉल्ट होने के चांसेस भी हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो स्टैट्यूटरी ड्यूज हमें ज़्यादा देना पड़ सकता है, और डिफॉल्ट होने के भी चांस ज़्यादा है। चूंकि हमने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो हमारे पास अनयूटिलाइज्ड फंड होगा। तो अनयूटिलाइज्ड फंड जब भी होता है तो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी अनयूटिलाइज्ड फंड होता है तो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा मेमोरी टेक्निक खत्म हो गया आपका। पहला फिक्स एसेट से मेमोरी टेक्निक था, क्या था? लोन दे देते हैं तो 185-86 का कंप्लायंस सबको देखना पड़ता है, और स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। ये 10 क्लॉज आपके खत्म हो गए। अब अगला मेमोरी टेक्निक किससे शुरू होने वाला था? रेम्यूनरेशन से। तो पहला हो गया। अब रेम्यूनरेशन से शुरू होने वाला था, तो अब इसका रेम्यूनरेशन वाले का मेमोरी टेक्निक क्या है?
इसका मेमोरी टेक्निक क्या है कि मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन को निधि कंपनी में ढूंढना है तो आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखो। मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन को अगर निधि कंपनी में ढूंढना है तो आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखो, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। और ये लोग इतने चालाक होते हैं कि नन कैश ट्रांजेक्शन को भी आरबीआई से रजिस्ट्रेशन दिलवा देते हैं। तो ये आपका सारा मेमोरी टेक्निक खत्म हो गया। भगवान के फैक्ट्री में जो भी बन रहा है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने काम से, और वहाँ के वर्किंग पेपर को भी बदल सकते हो। ये हो गया मेमोरी टेक्निक फॉर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वर्किंग पेपर। फैक्टर्स फैक्ट्री से हो गया फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस अपने काम से इन्फ्लुएंस कर सकते हो किस चीज़ को, वर्किंग पेपर को। और जब भी फैक्टर्स आता है, 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको फैक्टर वाले करवाए हैं, एक 505 का और एक यहाँ पे। तो फैक्टर के साथ जब डिज़ाइन फैक्ट्री में जब स्कूल ड्रेस डिज़ाइन होता है तो वो तो 505 हो गया, लेकिन भगवान के फैक्ट्री में अगर कर्म से इन्फ्लुएंस करके अगर वर्किंग पेपर बदलना है तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा हो गया, 230 हो गया, ऐसे 230 हो गया। ठीक है, अब इसके हम पॉइंट्स पे आते हैं। भगवान के फैक्ट्री में हर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के लोग बनाए जाते हैं, चाहे मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, हर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के लोग बनाए जाते हैं। हर नेचर के लोग बनाए जाते हैं, हर नेचर के लोग। वो गुस्से वाला होगा, शांत स्वभाव का होगा, वो चोर हो सकता है। गीता में लिखा है कि जब जब इस धरती पे बुराई हावी हो जाएगी अच्छाई पे, यानी भगवान को जब जब ये ऐसा लगेगा कि धरती पे बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई है, यानी जब भगवान आइडेंटिफाइड कर लेंगे रिस्क्स को ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इस धरती पर भगवान आइडेंटिफाइड कर लेंगे रिस्क्स को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को धरती पर, तो वो खुद अवतार लेते हैं। देखो, जब कंस था, ऐसा तो नहीं है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एकमात्र कंस ही बुरा इंसान था कंस के ज़माने में, या रावण के ज़माने में सिर्फ रावण ही बुरा इंसान था। सभी बुरे, बहुत लोग बुरे इंसान थे, लेकिन उसमें से जब उस वक्त सबसे जो बुरा इंसान था वो रावण था या कंस था। तो भगवान क्या करता है, सिग्निफिकेंस ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है। सिग्निफिकेंस ऑडिट एविडेंस कि कहाँ पर सबसे बुरा इंसान है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है। सिग्निफिकेंस जो सबसे महत्वपूर्ण ऑडिट एविडेंस है उसको ऑब्टेन करता है, और तब जा करके वो अवतार लेते हैं उस जगह पे। ठीक है, आसपास में, वहीं के आसपास में अवतार लेते हैं। कभी कभी ना एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हो जाता है, जैसे राजा बलि थे तो दानव, लेकिन वो बहुत ही अच्छे दानवीर इंसान थे, तो वो एक एक्सेप्शंस थे, लेकिन उनका भी विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा था। तो एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हो गया, उनका नेचर अच्छा था, लेकिन टू द एक्सटेंट। ठीक है ना, तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, भगवान को एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड भी हो जाता है फिर भी वो अवतार लेते हैं। तो नेचर एंड एक्सटेंट, राजा बलि का नेचर अच्छा था लेकिन एक एक्सटेंट तक, एक एक्सटेंट तक, तो ये एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड हो गया था, फिर भी भगवान ने अवतार लिया था। अब इस धरती पे आने के बाद भगवान जो है सो राक्षसों का विनाश करने के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, अलग अलग टूल्स अपनाते हैं। जैसे तीर धनुष, राम का अवतार लिया तो तीर धनुष से मारा, कृष्ण का अवतार लिया तो कैसे मारा, अलग तरीके से मारा। फिर उसके बाद नरसिंह अवतार लिया तो उसको अपने नाखून से मारा। उसी तरीके से जब बावना अवतार लिया तो पैर से, सर पे पैर रख करके उसको मारे। तो ये अलग अलग मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, और वे अपना काम टाइमली प्रिपरेशन करके और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का टाइमली प्रिपरेशन करके कंप्लीट कर देते हैं। अब इस युग में किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गीता की। मतलब डॉक्यूमेंट, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपका 8 पॉइंट। व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हेन डिजाइनिंग एंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको कहानियों की दुनिया में ले चलता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद आपको 5 मिनट में ये क्वेश्चन का सारा पॉइंट याद हो जाएगा। टोटल 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। कहानी के मुख्य पात्र ये हैं, फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री का जूनियर स्टाफ हो गया, फैक्ट्री का सीनियर स्टाफ हो गया, स्कूल है, स्कूल का हेडमास्टर है, हेडमास्टर बहुत ही कड़क इंसान है, बहुत ही गुस्से वाला। अब हुआ क्या, स्कूल ने फैक्ट्री को ड्रेस बनाने के लिए बोला था। अब जूनियर एम्प्लॉय क्या करता है, अगले दिन एक ड्रेस लेकर के जाता है हेडमास्टर को दिखाने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए कि ड्रेस ठीक ठाक बनाया कि नहीं बनाया। अब उस जूनियर स्टाफ के साथ क्या क्या होता है, यही कहानी के इर्द गिर्द इस क्वेश्चन के आंसर के सारे पॉइंट्स घूम रहे हैं। वो अपने फैक्ट्री से स्कूल जाता है, तो फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री का नंबर है 505 और स्कूल का भी कुछ एड्रेस है। एक्चुअली आपको पहले मेमोरी टेक्निक याद करना होगा। मेमोरी टेक्निक क्या है, 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस के डिजाइनिंग कंफर्म हुए। 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस के डिजाइनिंग कंफर्म हुए। 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस के डिजाइनिंग कंफर्म हुए। जब भी क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री से फैक्टर, डिजाइनिंग एंड कंफर्म
फैक्टर, डिजाइनिंग एंड कन्फर्मेशन, ये 3 बातें आएंगी। फैक्टर, डिजाइनिंग, कन्फर्मेशन, ये 3 बातें आएंगी तो आप सीधा सीधा कहाँ आएंगे, इसी मेमोरी टेक्निक पे। 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस का डिजाइनिंग कन्फर्म हुआ। अब इस मेमोरी टेक्निक से आपको ये ध्यान आएगा कि फैक्टर से फैक्ट्री था और स्कूल था, तो स्कूल और फैक्ट्री से रिलेटेड एक कहानी था आपके पास, उसी में सारे पॉइंट्स थे। तो इस मेमोरी टेक्निक से आप फैक्ट्री और स्कूल वाले कहानी पे आएंगे। तो इस कहानी में होता क्या है कि एम्प्लॉय जाता है स्कूल, तो स्कूल का कोई एड्रेस होगा, तो उसका एड्रेस है A5 शेर का सन करके एक एड्रेस है। वो स्कूल जाता है, फिर हेडमास्टर से मिलता है। वहाँ जाने के बाद उसको ये पता चलता है कि अरे हमने तो कपड़े ही नहीं लाए, मेरे पास मटेरियल मिस हो गया। ये बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप कहीं पे ऑर्डर लेने जा रहे हो और आप जो ले करके जा रहे हो वही मिस हो गया, वही खो गया, तो दिक्कत वाली बात है ना। उसके बाद वो वापस आता है तो उसका सीनियर स्टाफ उसको बोलता है, सीनियर स्टाफ जो है उसको समझाता है कि ऐसे मत करो बेटा। उसके बाद वो अगली बार जब जाता है तो खूब प्रैक्टिस करके जाता है। फिर उसके बाद जब वो जाता है तो उससे मैनेजमेंट जो है, स्कूल का मैनेजमेंट, वो खुश हो जाता है। और फिर इसका क्या मतलब होता है, जब वो खुश हो जाता है तो उसको ऑथराइजेशन दे देता है बनाने के लिए। और ये सब के सब इसीलिए होता है क्योंकि उसकी एबिलिटी अच्छी होती है जूनियर स्टाफ की। तो यही सारा कहानी है, इसी के इर्द गिर्द आपका ये 7 पॉइंट घूम रहा है। अब चलिए मैं टेक्निकल पॉइंट के साथ साथ आपको कहानी पढ़ाता हूँ, कहानी समझाता हूँ और टेक्निकल पॉइंट भी आपको कवर कराता हूँ। पॉइंट वाइज आपको समझाते चला जाता हूँ। तो मेमोरी टेक्निक क्या था, 505 नंबर के फैक्ट्री में स्कूल के बच्चों के ड्रेस का डिजाइनिंग कन्फर्म हुआ। पहला पॉइंट क्या है, द असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, यानी A5 शेर का सन। हेडमास्टर बहुत ही कड़क है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बच्चा है शेर का। तो A5 शेर का सन ये एड्रेस है। A5 कैसा दिखता है, S की तरह। तो A5 शेर का सन यानी एसरसन, और ये क्या है, एड्रेस है। तो एसरसन बीइंग एड्रेस्ड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हेडमास्टर के पास जब वो जूनियर एम्प्लॉय जाता है तो वो स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको स्पेसिफिक रिस्क उसको मिल जाता है कि वो तो मटेरियल मिस कर गया, वो तो मटेरियल भूल गया। तो स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट, स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड मटेरियल मिस स्टेटमेंट। स्कूल में जाने के बाद बहुत ही डर जाता है हेडमास्टर को देख करके, तो वो अपना जल्दी से प्रेजेंटेशन देता है। कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का जैसे ही मिलता है उसको, वैसे ही लेकर के वो आउट हो जाता है, वैसे ही लेकर के वो आउट हो जाता है। यानी ले आउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, प्रेजेंटेशन देके कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट लेके आउट हो जाता है। जब वापस फैक्ट्री पहुंचता है तो उसका सीनियर स्टाफ उससे बताता है कि देखो मैंने अपने प्रायर एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, और वो ये है कि अगर तुम इस काम को अच्छे से करोगे तभी तुमको सिमिलर इंगेजमेंट मिलेगा, तभी तुमको सिमिलर काम करने के लिए मिलेगा आगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रायर एक्सपीरियंस से बताता है सिमिलर इंगेजमेंट मिलेगा, प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर इंगेजमेंट। ये सुनने के बाद वो क्या करता है, अपने कम्युनिकेशन मेथड को डेवलप करता है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वो समझता है, बुझता है, अपने आप को तैयार करता है, इन्हीं के सामने खड़े होकर के इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलता है, और देख करके ये तय करता है कि हमको हेडमास्टर के सामने में जा करके कैसे बोलना है, कैसे उसको समझाना है। तो अपना मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सही करता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसके परफॉर्मेंस से, जैसा वो दिखने में है, लग रहा था, बात करने में जितना जैसे उसने दिखाया, उससे क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं। मैनेजमेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको ऑथराइजेशन दे देते हैं। किसको दे देते हैं, टू द कन्फर्मिंग पार्टीज, यानी जो गया है जूनियर स्टाफ वो कन्फर्मिंग पार्टी है। तो मैनेजमेंट बहुत ही खुश हो जाता है और उसको ऑथराइजेशन दे देता है टू द कन्फर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, ताकि वो ऑडिटर को रिस्पॉन्ड कर सके, यानी फैक्ट्री के मालिक, ऑडिटर मतलब फैक्ट्री के मालिक को रिस्पॉन्ड कर सके। यानी मैनेजमेंट बहुत ही खुश हो जाता है और ऑथराइजेशन दे देता है इसको, टू द कन्फर्मिंग पार्टी को। क्यों, ताकि वो टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर कर सके। यानी ये पूरा पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन टू द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। और ये ऑर्डर कैसे मिल पाया, ये ऑर्डर तभी मिल पाया जब एबिलिटी उस जूनियर स्टाफ की अच्छी थी, यानी एबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्म द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी एबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी अच्छी थी तभी टू कन्फर्म हो पाया द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन जो था वो कन्फर्म हो पाया। यानी द एबिलिटी ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी द एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी टू कन्फर्म द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। आप सबने अपने घरों में शादी का माहौल जरूर देखा होगा कभी ना कभी। आजकल तो क्या होता है, लोग जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको पैसे दे देते हैं, वही सारा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, कैटरर्स का, टेंट का या साउंड जो भी है। लेकिन पहले या फिर हमारे गांव में ऐसा नहीं होता कि हम लोग क्या करते हैं, एक हलवाई को अलग बुलाते हैं, ठीक है ना, टेंट वालों को अलग बुलाते हैं, साउंड वालों को अलग बुलाते हैं, सजाने वाले को अलग पैसे देते हैं, उनसे अलग काम करवाते हैं, ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर में हमारे फैमिली का कोई एक बंदा होता है उसको देखने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए ये कह सकते हो, सुपरवाइज़ करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा। सबसे मेन डिपार्टमेंट जो होता है ना शादी में, वो होता है खाना बनाने वालों का डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में हमारे फैमिली के जो सबसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, दादाजी हो गए, तो उनको जो है सो अपॉइंट किया जाता है वहाँ पे। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हलवाई होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं खाना बनाने के वक्त, और मान लो आपसे 50 kg या 50 लीटर अगर घी मंगवाया है, तो उसमें से कब 3 लीटर घी और कब 3 किलो घी गायब कर देंगे पता नहीं चलता है, ठीक है।
तो इसलिए वहाँ पे अपॉइंट किसको किया जाता है, दादाजी को। ओके, अब इसी ये ध्यान रखिएगा कि दादाजी को अपॉइंट किया गया है हलवाई के पास। इसको याद रखने का तो जरूरत नहीं है ना, ये तो आपको ध्यान में आ गया। अब मैं बताऊंगा आपको मेमोरी टेक्निक। हमारा जो मेमोरी टेक्निक है 501 के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो इस तरीके से है। शादी में खाना बनाने के लिए इन्वेंट्री मटेरियल आ गया। जब शादी में खाना बनाने के लिए इन्वेंट्री मटेरियल आ गया, तो हलवाई को मटेरियल देने से पहले दादाजी काउंट करते हैं। अब हलवाई का जो हेड होता है वो मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो जब सबसे पहले हमारे पिताजी या कोई सा भी बंदा, कोई सा भी आदमी अगर इन्वेंट्री मटेरियल यानी भोजन के लिए सारा सामग्री खरीद के लाता है, हल्दी, धनिया, मिर्च, चावल, घी, ठीक है, जब वो लाता है तो सबसे पहले हलवाई को देता है। हलवाई क्या करता है, अब उसको पहले काउंट करके लिखता है, क्योंकि हलवाई का भी अपना एक अलग ही तरीका होता है। वो क्या करता है, जितना सामान बोला है वो आया है कि नहीं आया है, पहले वो काउंट करता है, उसके बाद दादाजी काउंट करेंगे ना। तो पहले हलवाई के पास सामान पहुंच गया, अब वो क्या करता है ना, उसको गिन करके अपनी कॉपी में लिख लेता है। तो दादाजी क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दादाजी क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। क्या, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन अपने चिलवा चपाटी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, दादाजी इवेल्युएट करते हैं। किसका काम, मैनेजमेंट यानी हलवाई के हेड का इवेल्युएट करते हैं। मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर किस बात का, फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, यानी वो हलवाई का हेड जो है वो कैसे सारे इन्वेंट्री को गिन करके अपने कॉपी पे नोट करता है कि हाँ इतना पीस हल्दी का आ गया, इतना किलो घी का आ गया, है ना। तो इस चीज़ को पहले दादाजी इवेलुएट करते हैं कि वो गिनता कैसे है। ओके, दूसरे नंबर में वो ऑब्जर्व करते हैं कि अब चुपके से पीछे के हाथ से वो एक बोरी, अपना बोरी रखा होगा, हलवाई एक अपना बोरी रखा होगा, एक हमारा बोरी रखा होगा, तो वो चुपके से हमारे सारे इन्वेंट्री मटेरियल को उसमें से एक पैकेट अपने बोरी में तो नहीं डाल रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। 2 पॉइंट हो गया, पहला हो गया इवेलुएट करते हैं मैनेजमेंट्स के इंस्ट्रक्शन को और प्रोसीजर को, और दूसरा में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अब अपना दादागिरी दिखाते हैं, वो जाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी बोरी को भी इंस्पेक्ट करते हैं और अपनी बोरी को भी इंस्पेक्ट करते हैं। यानी हमारे थाली में रखा होगा उसको इंस्पेक्ट करते हैं और उसकी बोरी को भी इंस्पेक्ट करते हैं कि कहीं तुम अपने बोरी में तो नहीं निकाल करके रख लिए हो। और लास्ट पॉइंट जो है वो है परफॉर्म टेस्ट काउंट। मतलब कि बहुत सारा सामान है, उसमें से 10 अगर लिखा हुआ है 10 लीटर घी, तो 10 लीटर घी तौल के देखवा लिया। अब सारा सामान तो नहीं करेंगे ना, इसलिए परफॉर्म कर लेते हैं टेस्ट काउंट। ये हो गया 4 पॉइंट आपका। देखो अभी तक क्या है, अब मैं आपको इसमें मेमोरी टेक्निक वाले सेक्शन में आपको मैं 139 से लेकर के 148 तक सेक्शन, किस सेक्शन में क्या है ये याद करवाता हूँ। यानी आने से उसके आए बाहर, ये बताता है 139 के बारे में। फिर जाने से उसके जाए बाहर, ये हो गया 140। फिर उसके बाद है बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, दैट मीन्स 141। यानी आने से उसके, इट मीन्स कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जाने से उसके यानी रिमूवल या रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। और मस्तानी मतलब क्वालिफिकेशन, ये हो गया 141। अब जब लड़की को ये पता चलता है, गाना तो हमने गा लिया, गाना गाने के बाद लड़की को पता चलता है कि ना हमारे पास पैसा है ना पावर है, ना हमारे पास पैसा है ना पावर है, इट मीन्स पैसा, रेम्यूनरेशन 142, रेम्यूनरेशन 143, पावर एंड ड्यूटीज़। तो क्या हो गया, जब लड़की को पता चलता है कि ना हमारे पास पैसा है ना पावर है, तो वो हमसे जिद करने लग जाती है कि नहीं कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। लेकिन अब हम भी है सीए आदमी, है ना, तो हमारा भी कुछ मतलब अपना टसन है भाई, अपना मतलब ईगो है। हम कोई सा भी काम कैसे कर ले, कोई सा भी काम नहीं कर सकते ना, हम स्पेसिफिक ही काम करेंगे, कोई सा भी काम नहीं कर सकते। तो हम ऑडिटर है तो हम कंपनी को कुछ सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो हम तो बस एक ही काम करते हैं, वो काम है कौन सा, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने वाला। हम तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने वाला। और आजकल गुड मॉर्निंग नहीं बोलने पे पनिशमेंट हमें नहीं, कॉस्ट ऑडिटर को मिलती है। गुड मॉर्निंग नहीं बोलने पे पनिशमेंट किसको मिलती है, कॉस्ट ऑडिटर को मिलती है। अब देखो 141 में 4 सब सेक्शन है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 141 में 4 सब सेक्शन है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 141, दोनों आगे भी 1 है पीछे भी 1 है, ये ब्रैकेट की तरह लग रहा है और बीच में 4 है, तो 4 सब सेक्शन इससे याद कर लेंगे। अब ऊपर में क्या है, सब ये पहला सब सेक्शन जो है 1, वो एक किसके बारे में बताता है, पर्सन के बारे में। 2 बताता है फर्म के बारे में। 3 जो याद रखने वाली चीज़ है वो है सब सेक्शन 3, यानी 141 सब सेक्शन 3 के अंदर जो भी क्लॉजेज हैं ए से आई, तो इसको ऐसे याद रखेंगे पहले तो कि 141 सब सेक्शन 3 डिसक्वालीफाई ए से आई, ठीक है। अब ए से आई में ए के अंदर क्या है, बी में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है, डी में क्या लिखा है, ये सब कैसे याद रखेंगे, इसका एक मेमोरी टेक्निक है, वो ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है बॉडी बनाकर ऑफिसर आया, पार्टनर के साथ डेंजर लड़ाई हुआ उसका, किस लिए, बिजनेस के लिए। यानी बॉडी बनाकर कौन आया, ऑफिसर आया, पार्टनर के साथ, किसके साथ, पार्टनर के साथ उसकी डेंजर लड़ाई हुई, डी से डेंजर लड़ाई हुई, किसके लिए, बिजनेस के लिए। रिलेटिव डायरेक्टर जो हैं वो लोग बीच बचाव करने के लिए आए, तो पता चला 100 करोड़ का पंगा है। ये तो क्या पता चला, पता ये चला कि 100 करोड़ का पंगा है। दोनों को जेल हो गया, 10 साल का जेल हो गया, दोनों को ना 10 साल का जेल हो गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया था, सेक्शन 144, उसके ऊपर 144 का धारा लग गया था।
आपका एक क्लॉज है डी से डेंजर। डेंजर के अंदर में 3 सब क्लॉजेज हैं। अब इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि डेंजर में इंसान कब पड़ता है। डेंजर में इंसान कब पड़ता है? डेंजर में इंसान कब पड़ता है? जब वो शेयर मार्केट में जाता है, या उधार लेता है, या फिर गारंटी देता है। शेयर मार्केट में चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख रुपये का हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख रुपये का हो, डेंजर में चला जाएगा। अगर उधार लिया 5 लाख रुपए से ज़्यादा का तो डेंजर में चला गया, और गारंटी दिया 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का तो वो डेंजर में चला गया। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना सर, याद रखने के लिए। तो बस आपका पूरा यहाँ हो गया कवर 139 से लेकर के 148 तक। उसके बाद सब सेक्शन 3 किसका? सेक्शन 141 का। सब सेक्शन 3 के अंदर में ए से आई डिस्क्वालीफाई, ए से आई, ए में बॉडी, बी में ऑफिसर, सी में पार्टनर, डी में डेंजर, ई में बिजनेस, एफ में रिलेटिव, जी में 100 करोड़ यानी कौन सा वाला? सीलिंग लिमिट वाला। एच में आपका कौन सा? पर्सन कन्विक्टेड, वो फ्रॉड के अंदर में जो पर्सन कन्विक्टेड होता है। और जी के एच आई में आ गया आपका 144, आई में हो गया 144, ठीक है ना। अब उसके बाद डी से डेंजर यानी 141 सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी के अंदर में पहला हो गया शेयर मार्केट यानी सिक्योरिटी वाला, दूसरा हो गया लोन यानी इंडेप्टनेस, तीसरा हो गया गारंटी, ठीक है। और पहला में आ गया 1 रुपया चाहे यानी एनी सिक्योरिटी चाहे 1 लाख रुपया, तो लिमिट ये कवर हो गया। अब दूसरा में आ गया 5 लाख रुपया, गारंटी के लिए 1 लाख रुपया। ओके, चलिए इसको मेमोराइज़ कीजिए, दोबारा से एक बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ हिडन लायबिलिटीज। आपको मैं 10 एग्जांपल याद करवाता हूँ हिडन लायबिलिटी के। ABCDEFGHI ने सोल्ड किया सब्सिडरी, टेकन ओवर किया और लायबिलिटी जैसे अनफंडेड लीव सैलरी और बैंक को दिया LOC। ABCDEFGHI ने सोल्ड किया सब्सिडरी, टेकन ओवर किया और लायबिलिटी जैसे अनफंडेड लीव सैलरी और बैंक को दिया LOC। असेसमेंट, ए से असेसमेंट, बी से बायबैक, सी से क्लेम, डी से डिमांड, ई से इन्वायरमेंट, एफ से फ्यूचर लीज लायबिलिटी, जी से ग्रेच्युटी वैल्यूएशन, एच से ह्यूज लेवल क्लेम, आई से इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोल करके आपको याद करना है, तभी रह पाएगा दिमाग में, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हिडन लायबिलिटी का है, तो इस हिडन लायबिलिटी के हर एक पॉइंट के लास्ट में आपको एक सेंटेंस ऐड करना होगा, और वो सेंटेंस ऐसे है कि दिस लायबिलिटी may नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक पॉइंट के बाद ये लाइन ऐड कर देना बस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर वैल्यूड एसेट्स एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, सो लेट्स बिगिन। प्लेन शीट के राइट साइड में एसेट्स क्रमशः ऐसे हैं: टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री। टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री। और लिटिगेटेड एसेट्स प्रॉपर्टी के लिए हमने डीजी अपॉइंट किया है, जो पैसे के नाम पे ऑब्सोलीट इन्वेंट्री भी ले सकता है, हाई वैल्यू एसेट्स भी ले सकता है, और नो वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी ले सकता है। डी से डिफर्ड रेवेन्यू, जी से ग्रुप कंपनी रिकन्सिलिएशन। बस इसको पहले आप 2-3 बार रिपीट कर लो, और इसके साथ आपको एक चीज़ समझने वाली बात है, अभी मैं वो समझा रहा हूँ, इसको समझो ध्यान से। जो आपके पॉइंट्स है वो पॉइंट्स तो मेनली वही है: टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड रेवेन्यू, ग्रुप कंपनी रिकन्सिलिएशन और लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। पॉइंट तो यही है, लेकिन इसको याद रखने के लिए मैंने राइट हैंड साइड बैलेंस शीट के राइट साइड का पूरा वो क्रम से लिखवा दिया है। तो उससे क्या आपको याद आ जाएगा? अभी तक आपने बैलेंस शीट बनाते आपको ये रट गया होगा कि बैलेंस शीट के राइट साइड में, यानी अब तो राइट साइड नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर फॉर्म का बना रहे हो आप, तो बैलेंस शीट के राइट साइड में क्या होता है? बैलेंस शीट के राइट साइड में कौन सा एसेट लिखा होता है वो मैंने बता दिया कि ऊपर में टेंजिबल लिखा होता है, फिर उसके बाद इंटेंजिबल लिखा होता है, फिर इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, फिर रिसीवेबल लिखा होता है, फिर इन्वेंट्री लिखा होता है। उसके बाद इस मेमोरी टेक्निक में आगे में आपको 3 वर्ड और मिलेंगे: ऑब्सोलीट, हाई वैल्यू, नो वैल्यू। आपको क्या करना है? हर एक एसेट्स के साथ, यानी टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट या फिर रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन सब के साथ ये तीनों वर्ड जो अटैच करना है। जैसे टेंजिबल एसेट्स ऑब्सोलीट, यानी ऑब्सोलीट टेंजिबल एसेट्स, फिर हाई वैल्यू टेंजिबल एसेट्स और नो वैल्यू टेंजिबल एसेट्स। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, ऑब्सोलीट इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट, नो वैल्यू इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल के साथ भी, इन्वेंट्री के साथ भी, रिसीवेबल के साथ भी और सबके साथ, ठीक है ना। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेंजिबल एसेट्स, जो टेंजिबल एसेट्स होता है वो ऑब्सोलीट हो सकता है, लेकिन इंटेंजिबल ऑब्सोलीट नहीं हो सकता, इसलिए इंटेंजिबल के साथ आप ऑब्सोलीट नहीं लिखेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के साथ आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, रिसीवेबल के साथ नहीं लिखेंगे ऑब्सोलीट को। देन जहाँ आप हाई वैल्यू लिखेंगे वहाँ आपको एक शब्द, एक वर्ड और ऐड करना है, THOUGH, CMP या CMV यानी करेंट मार्केट वैल्यू इज़ वेरी लो।
ठीक है, ये वर्ड आपको ऐड कर देना है, बस इतना याद रखना है, ध्यान रखना है। 6 नंबर आपका पक्का। वैसे ये इतना नहीं भी लिखोगे, सबके साथ जोड़ दोगे ना फिर भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करना। आप थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि आपने पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, इसको तो बस रिकॉल करने के लिए आपको करवा रहा हूँ। हमारे वीडियो के 2 एस्पेक्ट तो हैं ही, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं अलग देता हूँ, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस से। एक्चुअली पूरे ऑडिट में आपका एक ही क्वेश्चन है जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस बता दीजिए। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं है पूरे इंटायर ऑडिट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे याद रखेंगे कि एंटिटी के इन्वायरमेंट में पर्सोनेल को क्लासिफाई 4 तरह से किया जाता है। एंटिटी के इन्वायरमेंट में पर्सोनेल को क्लासिफाई 4 तरह से किया जाता है: डॉक्टर, बैंकर, सीए, लॉयर। डॉक्टर, बैंकर, सीए, लॉयर। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बैंकर फाइनेंशियल्स देखता है, सीए टैक्सेशन देख लेता है, और लॉयर क्या करता है, लीगल इशू देखता है। तो ये आपका हो गया चारों का चारों पॉइंट प्लस 2 पॉइंट, यानी 6 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया इन्वायरमेंट, दूसरा हो गया पर्सोनल, तीसरा हो गया ऑपरेशनल, चौथा हो गया आपका फाइनेंशियल, पांचवा हो गया टैक्सेशन, और छठा हो गया लीगल ड्यू डिलिजेंस। एक क्वेश्चन याद हो गया आपका। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। एक्चुअली क्या होता है ड्यू डिलिजेंस, ये 6 तरीके के होते हैं जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, उसमें से एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जो होता है हमारे लिए सबसे रिलेवेंट वही है। क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आ सकता है, एक बार पूछा भी हुआ है एग्जाम में फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के बारे में इलोबरेट करने के लिए। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं आपको याद करवा देता हूँ। एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, इसलिए इधर उधर दिमाग मत लगाइए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 10 मिनट के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, जो इस क्वेश्चन को करने में आपको 3 घंटे लगेंगे। तो पूरा अंत तक भी देखिए इस वीडियो को। जनरली इस चैप्टर को लोग छोड़ के ही चले जाते हैं, तो छोड़ने से अच्छा है 10 मिनट लगा करके क्वेश्चन कर लो यार, आने वाला एग्जाम में बने रहिए मेरे साथ। ड्यू डिलिजेंस को याद करने के लिए हमारे पास मेमोरी टेक्निक है। वो मेमोरी टेक्निक ऐसे है कि ड्यू दिल्ली में पढ़ने वाले लड़के का अरेंज मैरिज तभी हो पाता है जब उसका फाइनेंशियल्स अच्छा होता है। अरेंज मैरिज के केस में जब लड़की वाले आते हैं तो लड़के के यहाँ आने के बाद वो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, यही स्टोरी आपको आगे में याद करनी है। ड्यू दिल्ली, ड्यू से तो ड्यू, दिल्ली से डिलीजेंस, फाइनेंशियल्स अच्छा होना चाहिए, नहीं फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, इससे ये पकड़ में आ गया। अब इस मेमोरी टेक्निक में हमें एक क्या चीज़ मिलेगी, अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज के केस में कौन सा स्टोरी होता है वो यहाँ से पकड़ में आपको आ जाएगा। अब मैं वो स्टोरी आपको कराने जा रहा हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट कराऊंगा। उस हर पॉइंट में आपको फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का एक पॉइंट मिल जाएगा। ही लड़की वाले लड़के के यहाँ अरेंज मैरिज के लिए जाते हैं तो वो कुछ बातों को चेक करते हैं अरेंज मैरिज करने से पहले, बात नक्की करने से पहले। तो सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं कि लड़के के बिजनेस का हिस्ट्री क्या है, यानी लड़का जो बिजनेस कर रहा है वो कितने साल से कर रहा है। दूसरी बात वो चेक करते हैं कि प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, यानी प्रोमोटर मतलब उसके लड़के के पिताजी, दादाजी, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, वो खानदानी लोग हैं कि नहीं हैं। तीसरे नंबर में वो चेक करता है कि कोई इस घर का स्पेसिफिक वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो नहीं है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो नहीं लगाना पड़ता है इस घर में कि लड़की शादी के बाद आएगी तो 5 साल के बाद ही जा सकती है, अपने मायके जा ही नहीं सकती है। तो ऐसा कोई पॉलिसी प्रोसीजर तो नहीं है, दहेज वहेज देने का तो नाटक नहीं है यहाँ पे। इतना जब ये 3 बात जब पता कर लेता है लड़के वाला, उसके बाद वो जाता है अपने ब्रोकर के पास, जो बीच बनिया होता है, यानी जो बीच में पड़ा हुआ होता है लड़के और लड़की वालों के बीच में जो पड़ा होता है शादी कराने के लिए, उसके पास जाता है। वो क्या होता है हमारा मैनेजमेंट, यानी लड़की वाले मतलब मैनेजमेंट, वो बंदा ब्रोकर, वो क्या होता है लड़के वालों का इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो मैनेजमेंट जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास और लड़के के घर परिवार का एकदम डिटेल्ड में स्ट्रक्चर पहले पूछता है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर जानना चाहता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास जाता है और डिटेल्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पूछता है। फिर मोहल्ले में जाता है, जहाँ पे लड़के का बिजनेस है वहीं पे मोहल्ले में जाता है और आसपास के पड़ोस वाले लड़कों आदमी से पूछता है कि भैया बताना जरा इसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स क्या है, यानी इसके दुकान में दिन भर में कितना गहकी आता है, कितना कस्टमर आता है, सामान खरीद करके जाता है, तो ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है ये जरा बताना। और थोड़ा बहुत उसके एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में भी पूछ लेता है कि इधर उधर से पता करने की कोशिश करता है कि इसके ऊपर कितना संपत्ति है, कितना लाइबिलिटी, कर्जा और तो कहीं नहीं ले रखा, ये सब भी जानने का कोशिश करता है। कि हम लोग सीए फील्ड के हैं तो अगर हम लोग अपने घर परिवार की लड़की का अगर कहीं अरेंज मैरिज करने जाएंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले तो यही चेक करेंगे ना कि उस लड़के वाले के ऊपर में कोई असेसमेंट प्रोसीजर तो नहीं चल रहा है, कोई अपील वगैरह तो नहीं फाइल की हुई है, तो ये भी चेक कर लेंगे हम लोग। और इस दुनिया का कोई भी लड़की का बाप हो वो बिना फ्यूचर का प्रोजेक्शन किए हुए, बिना फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी का प्रोजेक्शन किए हुए लड़की को उस घर में दे ही नहीं सकता है। यानी लड़की का बाप हमेशा क्या करता है, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी का प्रोजेक्शन करता है और देखता है कि इस घर में मेरी लड़की जाएगी तो सुखी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, आने वाले समय में लड़का अच्छा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, तभी वो उस घर में अपनी लड़की को देता है। अंत में सबसे मेन पॉइंट वो ये देखता है कि लड़का खर्चीला है कि नहीं है, यानी सारा कैश घर पे लाता है, उसका कैश पैटर्न क्या है, जो दुकान में कमाता है कैश वो घर पे लाता है या बाहर ही खर्च कर देता है या बैंक में जमा कर देता है, यानी उसका कैश पैटर्न चेक करता है। रिकैप कर देता हूँ मैं कि क्या क्या वो चेक करता है। सबसे पहले तो बिजनेस का हिस्ट्री चेक करता है, दूसरा नंबर में प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड चेक करेगा, तीसरा नंबर में पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखेगा कि कोई है तो नहीं, उसके बाद चौथा नंबर हो गया तो आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और डिटेल्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखेगा, फिर ट्रेडिंग रिजल्ट चेक कर लेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी देखेगा। सीए फील्ड के हम लोग इसलिए क्या देखेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर देखेंगे, कोई अपील पेंडिंग तो नहीं पड़ा ये देखेंगे,
फ्यूचर प्रोजेक्शन देखेंगे और लास्ट में कैश पैटर्न। ये हो गए आपके सारे के सारे पॉइंट्स। जरूर देखो। इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट क्वेश्चन को करने के लिए हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए। कॉलेज में एक नया लड़का आया है। नया लड़का कॉलेज में आने के बाद क्या करता है, लड़की पटाना चाहता है। वो उस लड़की का इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो बाद में पता चलता है कि उस लड़की के चाहने वाले 2 लोग हैं। एक तो उसके मोहल्ले में रहने वाला लड़का है और एक दूसरा है जो उसका सच्चा आशिक है। ये पिक्चर एकदम अपने दिमाग में बैठा लो आप। याद रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमें टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है। इसके 8 अलग अलग पॉइंट है, हर पॉइंट का एक हेडिंग है और हर हेडिंग में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग है, ऑडिट का पार्ट अलग है। हेडिंग वही हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पीरियोडिसिटी, नेचर, इनहेरेंट लिमिटेशन, एविडेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और आपका रिपोर्टिंग। और जैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है क्या हो गया, एस्टेब्लिशिंग ए फैक्ट, और ऑडिट का पार्ट हो गया ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है ना, उसी तरीके से सारे हेडिंग के अंदर में अलग अलग पार्ट है। इसको टेबुलर फॉर्म में हमको लिखना है। तो हमें याद कैसे करना है, मैं जो आपको मेमोरी टेक्निक भी प्रोवाइड करूंगा उससे आपको पहले तो हेडिंग याद हो जाएंगे और उसी मेमोरी टेक्निक से आपको आगे के पार्ट्स भी याद होंगे। वो मेमोरी टेक्निक आपको पहले हेडिंग याद करवाएंगे और उसके बाद वही मेमोरी टेक्निक आपको इन्वेस्टिगेशन का जो 1 बाय 1 पार्ट है वो याद दिलवाएगा कि ऑब्जेक्टिव के अंदर में क्या है, स्कोप के अंदर में क्या है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट याद दिलवाएगा। फिर आगे वही मेमोरी टेक्निक आपको ऑडिट का भी पार्ट याद दिलवाएगा। यानी थोड़ा सा लंबा ऑडिट ये मेमोरी टेक्निक है, बट आप एक बार बस सुनोगे आपको सारा याद हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। यानी कॉलेज में लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी नए नए कॉलेज में जाते हैं लड़के लड़कियां, वो क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट के जरिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यही सब चीज़ है जिसको आप बस एक बार सुनोगे, विजुलाइज करोगे और वो आपको सारा का सारा कंटेंट उठा के दे देगा, सारा का सारा आर्ट उठा के दे देगा, सारा का सारा 8 के 8 पॉइंट आप लिख डालोगे। तो मेमोरी टेक्निक ऐसे है कि कॉलेज के लड़के लड़कियां पटाने से पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ऑडिट नहीं। कॉलेज के लड़के लड़कियां पटाने से पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, ऑडिट नहीं। बेसिकली ये याद रखना है कि नए लड़के जब कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो लड़की पटाने के लिए वो क्या क्या करते हैं, और आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज के लड़कों का ऑब्जेक्टिव होता है लड़की पटाना। वे पहले उस लड़की की जासूसी कराते हैं स्कोप लगा के। वे पता लगवाते हैं कि लड़की कब कब कहाँ कहाँ जाती है, यानी सिटी में घूमने का उसका पीरियड क्या है, यानी पीरियोडिसिटी क्या है। फिर पता लगवाते हैं कि लड़की का नेचर कैसा है। और जासूसी करते समय कोई एविडेंस मिल जाता है कि उस लड़की का कोई प्रिंसिपल भी है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, यानी कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो उस बात को पूरे कॉलेज में रिपोर्ट कार्ड की तरह फैला देते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं। अगर ये सब चीज़ करोगे तो एक इनहेरेंट लिमिटेशन तो रहेगा ही मारपीट होने का। नया लड़का था, उसको ये बात पता चल गई कि उस लड़की का 2 प्रिंसिपल हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 हैं। एक तो मोहल्ला वाला है और दूसरा एक सच्चा आशिक है। यानी उसके 2 बॉयफ्रेंड है, लड़के के 2 बॉयफ्रेंड है। एक तो मोहल्ले वाला बॉयफ्रेंड है और एक सच्चा आशिक है। मोहल्ले वाले से आपको याद रखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स, और सच्चा आशिक उससे याद रखना पड़ेगा आपको ऑडिट के सारे पॉइंट्स। इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स हम याद करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स याद करने के लिए क्या था कि मोहल्ले वाला आशिक के बारे में हमको पता करना है। तो मोहल्ले वाला जो आशिक है उसका खासियत क्या है। पहला पॉइंट, उसको सारे फैक्ट का पता होता है। उसका पहला खासियत है, उनको सारे फैक्ट का पता होता है। दूसरा, उसको नियम कानून से कोई मतलब नहीं रहता। एस्ट्यूटरी हो या नॉन एस्ट्यूटरी, उसको नियम कानून से कोई मतलब नहीं होता। वो लड़की के घर में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि वो मोहल्ला वाला है ना, तो कभी भी लड़की के घर में जा सकते हैं। उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, नो टाइम फ्रेम। लड़की का नेचर डिटेल्ड स्टडी किया होता है, क्योंकि वो तो मोहल्ला में ही, वो तो देखता है ना कि दिन में किससे झगड़ा करती है, लड़ाई करती है ना, और वो मम्मी से डांट सुनती है नहीं सुनती, वो सब कुछ उसका डिटेल्ड स्टडी करके रखा हुआ होता है। ये मोहल्ले वाला जो बॉयफ्रेंड है उसके पास कंक्लूसिव एविडेंस होता है, हमेशा कंक्लूसिव एविडेंस होता है। मोहल्ले में ही रहता है, क्योंकि ये मोहल्ले में ही रहता है इसलिए हमेशा खिड़की से झाँक करके ताका झाँकी करने के लिए वो खिड़की खोल लेता है और वहाँ से ऑब्जर्व करता रहता है, कलेक्ट करता रहता है और इवेलुएट भी करता रहता है फैक्ट्स को। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। जब उसको ये पता चलता है कि कोई नया लड़का आ करके उसके बारे में और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सारे कॉलेज में खबर फैला रहा है, तो वो जा करके किसको बताता है, लड़की को बताता है। वो जा करके किसको बताता है, लड़की को बताता है, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कराया गया है उसको बताता है, या ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कराया गया है उसको बताता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में भी रिपोर्ट किसको दिया जाता है, रिपोर्ट उसको दिया जाता है जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कराया गया हो। अब चलिए ऑडिट के सारे पॉइंट्स याद करते हैं। इसको रिपीट कीजिएगा, वीडियो पीछे कीजिएगा, वापस से सुनिएगा, इस पॉइंट्स को लिख भी लीजिएगा तो आपको अच्छे से और याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे एक बार सुनने में तो लगभग सारे पॉइंट आपको याद हो ही गए होंगे, लेकिन इसको और भी अच्छे से करने के लिए 1-2 बार इसको पीछे कीजिए और दोबारा से सुनिए। अब चलिए हम ऑडिट के 8 पॉइंट्स याद करते हैं। ऑडिट का पॉइंट याद करने के लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा, सच्चे आशिक, बॉयफ्रेंड जो उसका था, 2 बॉयफ्रेंड था ना, एक तो मोहल्ला वाला आशिक था, दूसरा कौन था, सच्चा आशिक। तो सच्चा आशिक का सारा पॉइंट है ऑडिट का।
सच्चा आशिक क्या रहता है, हमेशा ट्रू एंड फेयर के चक्कर में रहता है, वो इधर उधर की बातों में नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रू एंड फेयर के चक्कर में रहता है। वो रिलेवेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है, वो हमेशा रिलेवेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो सच्चा आशिक होता है, छुप छुपा करके दिखता है, वो कभी मिल नहीं पाता है, कभी कभी ही मिलने जाता है, तो वो क्या करता है, ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली ही मिल पाता है अपनी गर्लफ्रेंड से। वो मोहल्ले में तो रहता नहीं है, इसलिए उसको डिटेल स्टडी तो उसने किया नहीं होगा, इसलिए वो टेस्ट करता रहता है बार बार अपनी गर्लफ्रेंड का नेचर जानने के लिए, हमेशा टेस्ट चेकिंग करता रहता है, ठीक है ना। वो अपनी गर्लफ्रेंड का जब भी कुछ जानना होता है उसके नेचर के बारे में तो टेस्ट करता रहता है, उसका टेस्ट चेकिंग करता है। पास कोई एविडेंस तो है नहीं, ये बस प्राइमा फेसिया, फेस देख करके ही इसके अंदर का बात जानने की कोशिश करता है। प्राइमा फेसिया, फेस देख करके ही, चूँकि इसको फर्स्ट साइट लव हो गया था तो फेस देख करके एविडेंस अपने उसको उसी को एविडेंस मानता है। प्राइमा फेसिया, ताक झाँक करने का इनके पास तो मौका ही नहीं मिलता, यानी जो सच्चे आशिक होते हैं वो मोहल्ले में तो रहते नहीं, तो क्या होता है, ये दूर से इनके और उसके जो दूर से ही इनके बीच में गैप होता है, GAAP गैप होता है, GAAP। इसका क्या मतलब हुआ, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 14 वाला पॉइंट है, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कि जब इसको पता चलता है, इस सच्चे आशिक को ये पता चलता है कि कोई लड़का है नया आया है कॉलेज में और वो सारी बातें जा करके रिपोर्ट कर रहा है पूरे कॉलेज में, बता रहे हैं इनके बारे में, तो ये लड़का जो उसका सच्चा आशिक है ये क्या करता है, किनको जा करके बताता है, वो ओनर ऑफ द एंटिटी को जा करके बताता है, यानी एंटिटी मतलब लड़की, ओनर मतलब उसके पिता, वो ओनर ऑफ द एंटिटी को जा करके बताता है कि देखिए ऐसे बात है, आप चाहें तो हम दोनों की शादी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, मोहल्ले वाले में डिफरेंस है कि वो जाकर के लड़की को बताता है, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बिहाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको बताता है, लेकिन ये ऑडिट वाला जो सच्चा आशिक है वो किसको बताता है, ओनर ऑफ द एंटिटी को बताता है, ओनर ऑफ द एंटिटी को। क्वेश्चन क्या है, गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफाइंग द इंडिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। अब इसका हमारे पास मेमोरी टेक्निक है, उस मेमोरी टेक्निक से हम क्वेश्चन पे आएंगे और उसी मेमोरी टेक्निक से हम आंसर पे भी जाएंगे। क्वेश्चन किस एसे से बिलोंग करता है वो भी हम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब इसका मेमोरी टेक्निक क्या है। आंसर के पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं सारा मेमोरी टेक्निक को एक बार विजुलाइज करवा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ब खुद आंसर पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं आंसर से मैचिंग भी करवा दूँगा, कौन सा पॉइंट किससे मैच कर रहा है। ट्रैफिक रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस, ट्रैफिक रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस करने पर 250 रुपये का फाइन लगता है। सरकार ने इसी ट्रैफिक रेगुलेशन को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट लगाई है, और आईपीएल के बिडिंग में जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में विराट ने रेड लाइट तोड़ दिया। आईपीएल के बिडिंग में पहुंचने की जल्दबाजी में विराट ने रेड लाइट तोड़ दिया। इतना आपको याद रखना मैंडेटरी है, ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आप क्वेश्चन पे भी जाएंगे और आंसर पे भी जाएंगे। आईपीएल और विराट कोहली, इस दोनों से हम कहाँ जाएंगे, आंसर का जो मेमोरी टेक्निक है वो आपका ध्यान 3 जगह पे आकर्षित कर रहा है। पहला नॉन कंप्लायंसेस, दूसरा इंडिकेशन और तीसरा रेगुलेशन। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ये तीनों बात आएंगी, वो 3 बातें आपको इस मेमोरी टेक्निक पे खींच के ले आएगी। अब इस मेमोरी टेक्निक के सबसे लास्ट लाइन में क्या है, आईपीएल का बिडिंग और विराट कोहली ने रेड लाइट तोड़ा, ये 2 कहानी अलग अलग कहानी है। जो आंसर के 15 पॉइंट है उसमें से कुछ पॉइंट कवर करता है कि आईपीएल के बिडिंग के ड्यूरिंग क्या क्या हुआ, और कुछ पॉइंट कवर करता है कि विराट कोहली ने जब रेड लाइट तोड़ दिया तो उसके साथ क्या घटना घटी। तो ये दोनों कहानी जब आप मिक्स करोगे तो आपको आंसर के पॉइंट्स भी सारे याद आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्रमशः क्या होगा कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जैसे ही नॉन कंप्लायंसेस, इंडिकेशन और रेगुलेशन आएगा तो हम इस मेमोरी टेक्निक पे आएंगे। ट्रैफिक रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस करने पर 250 रुपये का फाइन लगता है। सरकार ने ट्रैफिक रेगुलेशन को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट लगाया, और आईपीएल के बिडिंग में पहुंचने के जल्दबाजी में विराट कोहली ने रेड लाइट तोड़ा। जब रेड लाइट टूटता है तो क्या होता है इंसान के साथ, ट्रैफिक हवलदार आकर के हमें पकड़ लेता है। अब उसको हम क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं। ये कैसा पैसा होता है, ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होता है ना। तो ये हम घूस दे रहे होते हैं। घूस कभी भी चेक में नहीं दिया जाता, कैश में दिया जाता है। इस घूस के बदले में क्या वो हमें कुछ रसीद वसीद देगा, नहीं दे सकता, कभी भी वो रसीद नहीं देगा। अभी हमारे देश में कोई भी ऐसा सिस्टम ही नहीं बना है जो इसके ऑडिट ट्रायल को पकड़ सके कि कहाँ पे कौन घूस दे रहा है, कौन घूस नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसको पकड़ने वाला कोई भी ऐसा सिस्टम बना ही नहीं है। ये तो हो गया कि जब विराट कोहली जा रहा था और रेड लाइट उसने तोड़ दिया तो उसके साथ क्या हो गया, ठीक। अब आईपीएल के दौरान क्या होता है, तो आईपीएल का जब बिडिंग हो रहा होता है उस समय सबसे पहले तो पार्टीज़ होती है, खूब पार्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। कमीशन दिया जाता है, सेल्स कमीशन दिया जाता है, और जो खिलाड़ी होते हैं उसको खरीदा जाता है। इतने पैसे दिए जाते हैं, मुंह मांगे पैसे दिए जाते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू उस बंदे का जितना भी है उससे डबल ट्रिपल। और किसी को अगर भाव गिराना है तो उसको इतना कम प्राइस में बिड किया जाता है कि उसका वैल्यू एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको परचेज बिल्कुल हाई प्राइस में किया जाता है और लो प्राइस में भी किया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई कहता है, कोई क्रिकेटर ये कहता है कि हमको इस देश का कोई सामान नहीं चाहिए, हमें बाहर से कोई सामान खरीद कर लाना है, तो उसके उस गुड्स एंड सर्विस के लिए भी उसको पेमेंट किया जाता है, जो कि अदर देन कंट्री कहीं और भी पेमेंट उसका पहुँच जाता है, ठीक है ना। यानी स्विस बैंक के अकाउंट में भी उसका पैसा पहुंच जाता है। हाँ, सबसे देखने वाली बात यह है, आईपीएल में अगर श्रीसंत के जैसा अगर किसी ने कोई काम किया हो, जैसे अगर कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन अगर कर लिया हो, तब तो भैया दिक्कत हो जाता है। फिर क्या होता है, मीडिया में सारी बातें आ जाने लगती हैं। वैसे तो मीडिया में बात आती है, आईपीएल जब से शुरू होने वाला होता है तब से लेकर के जब तक खत्म होता है पूरा मीडिया आईपीएल ही करता है। लेकिन जब ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होता है तो एडवर्स मीडिया कमेंट भी आता है बहुत सारा। तो ये टोटल दो कहानियाँ हो गई, एक तो आईपीएल बिडिंग के समय क्या होता है, और दूसरा जब विराट कोहली ट्रैफिक तोड़ देता है तो उस समय क्या होता है, ठीक है।
अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जब विराट कोहली ने ट्रैफिक नियम तोड़ दिया तो उसके साथ क्या हुआ, विथ टेक्निकल वर्ड्स। जब जब ट्रैफिक पुलिस आता है तो उस ट्रैफिक पुलिस को अनयूजुअल पेमेंट करना पड़ता है, अनयूजुअल पेमेंट्स टुवर्ड्स लीगल। वो अनयूजुअल पेमेंट इन कैश होता है, कैश में वो अनयूजुअल पेमेंट करना पड़ता है, अनयूजुअल पेमेंट इन कैश। इस अनयूजुअल पेमेंट का कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जैसा कि मान लो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद कंपनी रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन। टैक्स हेवन में क्या होता है, सरकार को कोई टैक्स वैक्स मिलता नहीं है, यानी सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता। उसी तरीके से आप अपने तरफ से भी सोच सकते हैं कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद कंपनीज इन टैक्स हेवन। अब इस अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिलता, पेमेंट्स विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन। अब हमारे देश का सिस्टम इतना फेल हो चुका है कि कोई भी इसका ऑडिट ट्रायल, ये घूस का कोई ऑडिट ट्रायल नहीं मिल सकता, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फेल्स टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ऑडिट ट्रायल। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कौन सा, रेड लाइट तोड़ने पे विराट कोहली के साथ क्या हुआ, अनयूजुअल पेमेंट करना पड़ा उसको, अनयूजुअल पेमेंट कैश में करना पड़ गया उसको, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद कंपनी हो गया जो कि एक टैक्स हेवन की तरह है, और तीसरा हो गया कोई भी एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसका, पेमेंट विदाउट एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम फेल्स टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ऑडिट ट्रायल। दूसरा कहानी हो गया आईपीएल के बिडिंग के दौरान। तो आईपीएल अलग अलग पॉइंट है, आई से इन्वेस्टिगेशन, पी से पेनल्टीज और एल से लोन टू कंसल्टेंट। आईपीएल, आई से हो गया इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, पी से हो गया पेनल्टीज, ठीक है, और एल से हो गया लोन टू कंसल्टेंट्स, लोन टू रिलेटेड पार्टीज। अब आईपीएल के बिडिंग के दौरान पार्टीज होती है, तो पार्टीज से हो गया पार्टीज, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं उस पार्टी में एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। अब किसी भी क्रिकेटर को खरीदने के लिए सेल्स कमीशन देना पड़ता है, वो सेल्स कमीशन ऑर्डिनरी नहीं होता। अगर नॉर्मली वो क्रिकेटर अगर किसी गेम में खेलता है इंडिया के लिए, तो उसके जो भी एजेंट होता है उसको एजेंट फ़ी नहीं दिया जाता, सेल्स कमीशन नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि आईपीएल हो रहा है, एक स्पेसिफिक चीज़ हो रहा है, तो इसके लिए सेल्स कमीशन देना पड़ेगा, हैवी सेल्स कमीशन देना पड़ेगा, एजेंट फ़ी देना पड़ेगा हैवी, जो कि ऑर्डिनरी एंटिटी को पेड नहीं किया जाता। उसके बाद क्रिकेटर का जो परचेज प्राइस होता है वो सिग्निफिकेंट लो भी हो सकता है और सिग्निफिकेंट हाई भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई क्रिकेटर कहता है कि हमें देश के बाहर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो उसको वो भी प्रोवाइड किया जाता है, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेड अदर देन टू द कंट्री फ्रॉम विच द गुड्स एंड सर्विसेज ओरिजिनेटेड, जहाँ से वो गुड्स एंड सर्विसेज ओरिजिनेटेड है उसके अदर देन उस कंट्री के कहीं और भी पेमेंट किया जा सकता है। और सिर्फ वाला बात कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अगर होता है या इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन अगर हो गया, तब तो एडवर्स मीडिया कमेंट आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन के आंसर थे उसके पॉइंट्स को देखो, आप उससे रिलेट कर पाओगे कि कौन सा पॉइंट किसके लिए है। शादी में ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए और शादी का कार्ड वेरीफाई करना चाहिए, ये देखने के लिए कि रिलेटेड पार्टी ही अंदर आ रहे हैं ना। और ये हो सकता है कि मैनेजमेंट ने पहले ये नहीं बताया हो किसी रिलेटेड पार्टी के बारे में, तो उस रिलेटेड पार्टी को पहचानने के लिए, अगर उसके पास कार्ड नहीं है, शादी का कार्ड नहीं है, तो उस रिलेटेड पार्टी को पहचानने के लिए हम अदर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उनका पहनावा ओढ़ावा और उसके बात करने का तरीका, वो किसे जाकर के मिल रहे हैं। अब चलिए शादी के अंदर होने वाले घटनाओं का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट होता है, की मैनेजमेंट एंड टो चार्ज विद गवर्नेंस के बीच में, यानी दहेज का लेन देन होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट होता है दहेज का, की मैनेजमेंट यानी लड़के वाले और टो चार्ज गवर्नेंस यानी लड़की वालों के बीच में। ये सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये दहेज लेना देना हमारा प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिग्निफिकेंट बन चुका है आज के ज़माने में। कुछ स्पेसिफिक इनवॉइस भी दिया जाता है एंटिटी के प्रोफेशनल्स के द्वारा, जैसे कि फ्रीज है ना, एसी, फर्नीचर्स, ये स्पेसिफिक इनवॉइस भी दिया जाता है। आज की दुनिया में ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर करना हो गया है एंटिटी के द्वारा। क्या होता है आजकल हम ये देखते हैं कि अगर किसी ने दहेज नहीं दिया है तो बाद में लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आज के ज़माने में ये एक तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया हुआ है। यहाँ तक कि ड्यूरिंग द शादी पीरियड ये सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रीनिगोशिएट हो जाता है। दहेज का तो कोई इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं जाता। और ये सारा का सारा चीज़ क्यों होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ जाए केएमपी और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में, इसलिए होता है ये सब। इस्लामिक शादियों में तो यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है और पेंशन प्लान क्या है। थोड़े मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको। जब लड़के के दोस्त शादी में पहुँचते हैं और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से ये पता चलता है, यानी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मतलब लड़के के भाई से ये पता चलता है कि लड़की की जो दोस्त है वो सिंगल है, तो अब दोस्त लोग क्या करते हैं, यानी शेयर होल्डर्स, लड़के के दोस्त लोग शेयर होल्डर्स ही हैं, वो क्या करते हैं, एक शेयर होल्डर रजिस्टर बनाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे पहले सब में एंटिटी का प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन बनेगा, यानी पहले लाइन मारने कौन जाएगा।
जितने भी डॉक्यूमेंट यानी जानकारी एसोसिएटेड होती है उस एंटिटी से रिलेटेड, उसकी फ़ाइल का पता लगाते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि उसके सिक्योरिटी के लिए कोई रेगुलेटर यानी उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। ये सब कर ही रहे होते हैं कि अगर लड़की को जैसे ही भनक लग जाती है कि ये लड़के लोग तो मतलब लाइन मारने के चक्कर में है, वो एंटिटी क्या करती है, सीधा सारा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर देती है अपने रेगुलेटरी अथॉरिटी को यानी अपने पापा जी को, और यही काम ख़राब हो जाता है। शादी में एक ये काम भी बहुत अलग से होता है जो कि ऑडिटर को देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए शादी के बारे में। शादी में ना बैंक से लोन भी लिया जाता है ताकि दहेज दिया जा सके। कोर्ट में भी लीगली रूप से कोर्ट मैरिज किया जाता है और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी ऑब्टेन किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जी के द्वारा। पंडित जी भी तो आते हैं शादी करवाने। एक बात मैं बता दूं, वो जो लड़की की दोस्त थी ना, वो भी तिरछी नज़र से शेयर होल्डर को देख रही होती है। एक एक मिनट ऑफ मीटिंग, वो किससे मीटिंग कर रहा है, लड़के के दोस्त किससे मिल रहा है, उसका एक एक मिनट ऑफ मीटिंग का वो रिकॉर्ड रखती है अपने पास, शेयर होल्डर का। और इसके साथ साथ दो चार विद गवर्नेंस यानी जो लड़की वाले भी हैं वो भी मिनट ऑफ मीटिंग रखते हैं कि हमारे शादी में कौन आया, किसने कितने पैसे दिए, दक्षिणा किसने दी, पंडित जी ने कितना दक्षिणा दिए। तो दो जाति विद गवर्नेंस जो है वो भी मिनट ऑफ मीटिंग रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, शादी को जो लोग नहीं आए, अदर लोग जो हैं, अदर लोग भी देख पाएँ, इसके लिए एक अदर रिकॉर्डिंग की जाती है। वही कैमरामैन द्वारा रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं हम और डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेते हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह। तो ये थी एक पूरी कहानी, बस इसको अपने दिमाग में रखना है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख करके भी दे रखा है कि शादी का कौन सा इवेंट आपके आंसर के किस पॉइंट से रिलेट करता है। तो मैंने यहाँ इवेंट लिख दिया है, जिस पॉइंट से वो रिलेट करता है उस पॉइंट का नंबर दे दिया है और उसके आगे वो इवेंट लिख दिया हुआ है। तो आप उससे रिलेट कर लेंगे और उसको एक बार कहानी को देखने के बाद आंसर देखेंगे। आपको वो आंसर पूरा याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो